जमीन पर खड़ा होकर क्यों आसमान देखता है। जमीन पर खड़ा होकर क्यों आसमान देखता है। चल उठ खड़ा हो, चल उठ खड़ा हो, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर्स, वेयर वी डिस्कस आइडियाज दैट्स मैटर टू यू एंड आवर नेशन। फ्रेंड्स, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट्स अफेक्ट टू ऑल अस। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से आपके सामने आ नहीं पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था और मेरा एक एग्ज़ाम भी था यूपीएससी का, और उसकी जर्नी को ही मैं आपके सामने आज शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते हो, फ्रेंड्स यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम है। और फ्रेंड्स, इसकी जो जर्नी है वो अपने आप में एक चैलेंज होती है। बिकॉज फ्रेंड्स, मैंने 3 अटैम्प्ट दे चुकी। एक जो मैंने अटैम्प्ट दिया था वो मैंने विदाउट प्रिपरेशन के दिया था। बाकी 2 अटैम्प्ट मैं दे चुकी हूँ, वो मैंने प्रिपरेशन के साथ दी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई है 25 मई को। हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये हो जाता है कि हमें वहाँ पे पहुँचना। ठीक है, तैयारी चैलेंज है, तैयारी करना अपने आप में उससे भी बड़ा चैलेंज है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि वहाँ पे टाइम पे पहुँचना और अपने आप को प्रेजेंट करना, हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और दुख तो तब होता है फ्रेंड्स, पूरे साल तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया जैसे भी कैसे। हालांकि आसान नहीं होता तैयारी करना, लेकिन इतने चैलेंज है, इतने ऑब्स्टेकल होते हैं बीच में। जिसकी मैरिड हो रही है उसको बच्चे भी संभालने, फैमिली भी संभालनी। ठीक है, और फिर ऐसी धूप में, ऐसी गर्मी में, ये गर्मी को फेस करना है, मच्छरों को फेस करना है, वो सब चीज़ें अलग है, उनकी कोई काउंटिंग नहीं होती। बट ये है ना कि केवल वहाँ पे जाना, टाइम से पहुँचना और एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और अपने आप में पेशेंस बनाए रखना, ये उससे भी बड़ी बात होती है। फ्रेंड्स, अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमारा क्या हुआ था, हमारा जो एग्ज़ाम था ये कैंसिल होने की कगार पे था। क्योंकि फ्रेंड्स, कैंसिल ही समझो हो गया था ये। तो हम 23 मई का हमारा रिजर्वेशन था लखनऊ टू सहारनपुर। 23 में जाना था। ट्रेन हो गई 18 घंटे लेट, पूरी 18 घंटे लेट ट्रेन थी। चलो, हमने सोचा कि 23 में रात में बैठेंगे, 24 में पहुंच जाएंगे। दोपहर तक भी पहुंच रहा है इंसान अपने घर पे, और शाम तक देहरादून 24 में, और 25 में एग्ज़ाम दे लेंगे, ये सोचा था। हालांकि सोचने में और करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो पहुंच गए स्टेशन पे, बैठे रहे 10 बजे तक। 11 बजे था माइंड में कि 11 बजे ट्रेन आएगी। देखा गया 12 बज गए, नई ट्रेन आई। फिर दिमाग भी काम नहीं करता कि 1 बजे का टाइम दिखा रहे हैं इसमें, तो वो AM PM में उलझ गया दिमाग। फिर सर्च करा कि वो अगले दोपहर में आएगी। फिर दोपहर में आने के बाद तो फ्रेंड्स, जैसे ही उसमें हमारा लेट हो गए, हम 18 घंटे लेट हमारी ट्रेन थी। क्योंकि वो ट्रेन शाम में, फिर पता लगा कि 3 बजे आएगी इवनिंग में, मतलब 24 में इवनिंग में वो 3 बजे ट्रेन आ रही थी। और जबकि वो उससे भी ज़्यादा लेट थी ट्रेन, 3 बजे से ज़्यादा। अगर हम उसमें बैठ जाते तो फिर हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाता। दूसरा, फिर घर आ गए, सोचा अब क्या करें, छोड़ो कैंसिल ही कर देते हैं एग्ज़ाम। कैसे हो पाएगा भाई, छोटा बच्चा है साथ में। ठीक है, फिर और भी प्रॉब्लम रहती है, इतनी गर्मी, ये सब चीज़ें, इतना लंबा सफ़र, क्या करेंगे, एग्ज़ाम देकर छोड़ दो बस। चलो, फिर और ज़्यादा दिक्कत हुई। जैसे ही थोड़ा विचार बना कि चलो भाई, आज का दिन है, क्या पता हो ही जाए। फिर दिमाग में रहता है कि जब इतनी मेहनत करी कि क्या पता हो ही जाता हमारा एग्ज़ाम, अगर हम देते तो क्लियर। उसके बाद भी हम फिर यहाँ से शाम में 24 तारीख में 3 बजे निकल चुके थे लखनऊ से सहारनपुर के लिए। सॉरी, लखनऊ से हम देहरादून के लिए निकले 3 बजे यहाँ से। और जो हमारी बस थी वो थी 5 बजे की शाम में। हमने बस पकड़ी है,
ना कि ट्रेन। और आपको पता है फ्रेंड्स कि बस में हम 14-15 घंटे लग गए। घर से भी आदमी 2-3 घंटे पहले निकलता है जब आदमी को ट्रैवल करना होता है, ठीक है। फिर वहाँ पहुँच देहरादून पहुँचना, फिर अलग से सेंटर पे पहुँचना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। ऊपर से चलो बस में चले गए, टिकट ले लिया, हमारा था लगभग 4,000 रुपये, AC बस का टिकट 4,000 रुपये का। और उसके बाद हम पहुँचे देहरादून। देहरादून पहुँचे, रास्ते में देखा बारिश इतनी बुरी तरीके से पड़ रही है, बिल्कुल लग रहा था ऐसे कि बस अब तो हालत ख़राब होने वाली है, एग्ज़ाम छूटेगा ही छूटेगा, ऐसा ही लग रहा था दिमाग में। क्योंकि बच्चा भी था छोटा और बच्चे के पापा भी थे, तो दिमाग मेरे ख़राब हो रहा था। क्योंकि मैं तो परेशान हो ही रही हूँ एग्ज़ाम को लेके, ये 2 लोग मेरे साथ में मेरे से भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे खुद टेंशन हो रही थी उस चीज़ को लेके कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। चलो खैर, गुरु महाराज की दुआ से हम वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद सेंटर देखा, 1 घंटा में वहाँ से लगा जहाँ पे सेंटर था, देहरादून पहुँचने के बाद भी। और उस टाइम तो ट्रैफिक नहीं था, नहीं तो अगर हम ट्रैफिक में फंस जाते तो हाथ में से गया। मतलब कोशिश तो की, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, लेकिन उसके बाद भी पहुँचे वहाँ। अब आपको पता, जब एग्ज़ाम मतलब जैसे कल का एग्ज़ाम है हमारा, और आज रात मेरे साथ में इस तरीके की कंडीशन होती है कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। इतनी मतलब टेंशन हो जाती है, कुछ भी मान लो आप लोग, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती 1 दिन पहले एग्ज़ाम से। चलो वो पूरी रात जागना, फिर ऊपर से एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो हैंडल करना, फेस करना, फिर क्वेश्चन को सही लगाना। अब आपको पता चाहे हमारे से क्वेश्चन कितने प्यारे, 5-7 क्वेश्चन वहाँ गलत होने ही होने होते हैं, क्योंकि आदमी इतनी दूर का सफ़र करके आ रहा है, ठीक है। ऊपर से नींद नीली, चलो ये तो है ही। दूसरा, फिर इंसान थक जाता है जब बस में आएगा, और फिर ऊपर से मतलब हेल्थ तो ख़राब हो ही जाती है, वोमिटिंग की दिक्कत, गैस मतलब बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। और वो प्रेशर अलग से जो एग्ज़ाम हॉल में जाके फेस करना होता है, कोई नहीं। उसके बाद एग्ज़ाम दिया, पहुंच गए टाइम पे, हम एग्ज़ाम दिया, अंदर भी चले गए। अपने आप को थैंक यू बोला कि चलो जो भी होगा या नहीं होगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करना था ना, कोशिश की, तब जाके हम 800 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पे आ गए। भले चाहे 1 मिनट आदमी पूरा सोया नहीं हो, लेकिन एग्ज़ाम दे दिया, वो इम्पोर्टेंट है। कैसे पहुँच गए वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है। वो पूरी रात को जो सफ़र वो कैसे किया, वो अपने आप में बड़ा चैलेंज है। पहला एग्ज़ाम दिया GS फर्स्ट का, अच्छी खासी GS आ रही थी, दिमाग का तो जोर पड़ता ही है। जब आदमी पेपर देखेगा उसमें एक क्वेश्चन में 25-25 जो ऑप्शन दिखेंगे, इसमें क्रॉस करना है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर दे लिया जैसा भी हुआ, चलो एग्ज़ाम। फिर आए वहाँ से, फिर कहीं बैठने की जगह नहीं मिली हमें बाहर, बच्चा था साथ में हमारे। सोच रहे फिर कहाँ रहे क्या करें, एक छोटा सा कमरा था, देखा रूम देखा हमने, वो रेंट पे लिया दिन के लिए, 4-5-6-7 घंटे के लिए। तो फिर अगला एग्ज़ाम का टाइम हो गया, 2 बजे लगभग, 1:30 बजे जाना चली गई थी मैं वहाँ पे, 2 बजे पहुँच गई थी गेट पे, क्योंकि 2 बजे गेट बंद हो जाता है। जैसे ही मतलब गेट बंद होने वाला था तो मैं 5 मिनट पहले वहाँ पे सेकंड एग्ज़ाम में मतलब पहुँच गई, मतलब मैं अंदर चली गई। कुल मिला के बात ये है। देखा CSAT का इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, उन्हें समझ गई, उनको सोल्यूशन करने की कोशिश करूँ तो मेरी 25 मिनट एक क्वेश्चन में लगी जा रही है। मैं सोच रही कि अब क्या होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पैराग्राफ करे, मुझे 1 घंटा पूरा पैराग्राफ सोल्व आउट करने में लग गया। अब 1 घंटा मुझे इसमें लगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे सही भी होंगे गलत भी होंगे, लेकिन मैं सोच रही कि थोड़ा मुझे पैराग्राफ की समझ है तो मैं उसको कर लूँ। हालांकि गलत तो होती है, देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि इंसान अपनी साइड से तो पूरी कोशिश करता है, चाहे फिर वो कैसा भी हो या ना हो। मैं गई, मैंने 1 घंटे में पैराग्राफ किया दोस्तों, 1 घंटे में। बचा मेरे पास में 50 मिनट बची, क्योंकि मैंने फिल भी नहीं किए थे उसमें, सर्कल मैंने फिल नहीं किए थे। मेरे पास में बची 45 मिनट फिल करने के बाद में, 40 की उसमें 30 लगभग 30 पैराग्राफ आते हैं, 28-30 आते हैं। चलो मैंने उसमें देखा, मैथ के क्वेश्चन भी इतने लेंथी आ रहे थे, रीजनिंग के भी इतने लेंथी आ रहे थे, तो मैंने उसमें से पकड़ी फिर रीजनिंग। जैसे कैसे मैंने इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे निकाल लिए कि जिसको मैं थोड़ा सोल्व
कर सकती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मेरा आंसर इसके इर्द गिर्द आ सकता है। उसमें से मैंने पकड़े, मेरे हो गए लगभग 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन थे टोटल 80। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने 40 क्वेश्चन कर लिए, इसमें से गलत भी निकलने हैं, ठीक है। और टाइम बच रहा था केवल 20 मिनट। अब देखो 20 मिनट का टाइम था, क्वेश्चन ओनली 40 हुए थे। अब और क्या किया जाए, गलत क्वेश्चन करेंगे तो जो सही हुए में भी जाएंगे, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि 100 के 100% सही होंगे जो हमने किए। तो मैंने फिर उसमें से जल्दी 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 20 क्वेश्चन और उठाए, वो जैसे कैसे सोल्व करें। पहली बात तो पसीना छूट रहा था, सी साइड का क्वेश्चन सोल्व करने में। मैथ के क्वेश्चन इतना हाई लेवल का दे रखा था, कहने को ये है कि हाँ हल्का है, हल्का है, सी साइड हल्का कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स इतना मतलब टफ लेवल तो रहता ही है, इतना टफ लेवल था कि मतलब मैं ये सोचती हूँ कि क्या बता दूँ मैं आप लोगों को कि क्या यूपीएससी चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है, ठीक है। उनको बंदे तो ऐसे ऐसे चाहिए कि वो मैथ की प्रॉब्लम भी सोल्व कर दे, रीजनिंग की भी कर दे, जनरल एप्टीट्यूड भी सोल्व कर दे, सब कुछ कर दे, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल हमारे देश की स्थिति हो रही है ना, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उसमें इतना करप्शन होता है हर जगह। गरीब आदमी की कोई औकात नहीं है, कहीं कोई रेपुटेशन नहीं है, ठीक है। वो किसी को नहीं दिखता, बस इंसान का मतलब निचोड़े जा रहे निचोड़े जा रहे। चलो खैर वो तो सबके लिए है एग्जाम, उसमें हम अपने आप को खाली ब्लेम नहीं कर सकते। तो उसमें फ्रेंड्स जैसे ही सी सेट दे के बाहर निकले, अपने आप को थैंक यू बोला। चलो अब मुझे ये लगा कि और कुछ हो या ना हो, मैं केवल इतना तो देख ही लूँगी कि मैं। अब मैंने सोचा कि और कुछ हो या ना हो, उल्टी लगी हो, चाहे कुछ ही हो रहा है, गला सूख रहा है, सर घूम रहा है, कुछ भी हो रहा है, नींद की वजह से भारी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं एग्ज़ाम दे चुकी। मैंने अपने आप को थैंक यू बोला, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो रहा है आगे, मैंने अपनी साइड से जितना मेरे से हुआ मैंने फुल प्रयास किया। ऐसी गर्मी में भी मैंने फुल प्रयास किया और मैं एग्ज़ाम हॉल में जा चुकी। और जितनी मेरी क्षमता थी मैंने उससे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की, उससे ज़्यादा मैंने अपने दिमाग को वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जोर भी डाला, ठीक है। अब मैं सोच रही थी कि मेरा कुछ और हो या ना हो, मैं कम से कम आंसर की मिलाने लायक तो बन गई हूँ, ठीक है। कल को अगर मैं एग्जाम ना देती तो मुझे ये लगता कि यार मैं ये भी कर देती, ये भी कर देती, ये भी कर देती, ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन सही मायने में पता तो वहाँ लगता है बैठ के, जब हम एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं, हमारी क्या स्थिति होती है, क्या हम सोचते हैं, क्या उसका आंसर निकलते हैं, हम अपने आप से सही आंसर लगा के आते हैं। मैंने ये एवरी स्टूडेंट्स की होती है कि हमने तो अपनी साइड से, मेरे से पूछा, मेरे घर वालों ने सबने पूछा कि एग्जाम कैसा हुआ, मैंने कहा सही हुआ, ठीक है। फिर कैसा आता, मैं कहा एग्जाम तो अच्छा खासा ही आता है, यूपीएससी है, कोई इजी एग्जाम तो कराने से रही कि फिर भी मॉडरेट हुआ। मैं कहा चलो मॉडरेट ही हुआ है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ मैं 100% दावा कर रही हूँ, अपनी साइड से तो इंसान सही करके आता है। देखो मतलब जितने उसने सोचा, इतना समझा एग्जाम को लेके, लेवल को लेके, अपनी साइड से सब सही करके आते हैं, चाहे मैं हो या कोई और अदर स्टूडेंट्स हो। और वैसे भी कौन चाहेगा, जब 2 साल पढ़ लिया है, 1.5 साल पढ़ लिया है, या थर्ड टाइम दे रहा है, तो आदमी मतलब कुछ तो लेके जाएगा एग्जाम हॉल में, वैसे तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो लेके जाएगा कि भाई चलो ठीक है। अब बाकी है कि पढ़ तो रहे हैं, बाकी ये है कि उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम चैलेंज करनी पड़ती है इंसान को, आपको पता भी है, ठीक है। अगर मैरिड है तो कितनी लाइफ में चैलेंज होते हैं, और अगर अनमैरिड है तो तब भी चैलेंज तो तब भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबकी लाइफ में चैलेंज होते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अगर हम मतलब एक छोटी सी तैयारी भी कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में आज के टाइम में, और ऐसी गर्मी में, ठीक है, जहाँ 45-46 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और मच्छर बुरी तरह हालत ख़राब रहती है जाके। तो चलो फिर भी फ्रेंड्स मैं मतलब एग्ज़ाम देने लायक, मतलब आंसर जोड़ने लायक बन गई, चाहे मेरे मतलब वो सही जाए गलत जाए वो अलग मैटर है। मतलब ये नहीं रहता कि अपनी साइड से इंसान ने प्रयास नहीं किया। तो एक पॉइंट तो ये था। फिर उसके बाद में हम जैसे ही देहरादून से सहारनपुर गए, फिर हमने वो किया मतलब टैक्सी वगैरह ली जाके, तो पूरी रात से उल्टी 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 लग लग कितनी हालत ख़राब होगी, मतलब ऐसा लग रहा जैसे अभी प्राण निकलेंगे। पैर सूज गए, इतने मोटे मोटे पैर हो गए, सूज सूज के बिल्कुल, मतलब पूरे 23 में हम निकल गए थे यहाँ से रात में, वो हमारा सफर है मान लो आप। फिर हम दोबारा से आ गए तो 5-6 घंटे हमारे वहाँ पे चले गए। फिर हम 3-4 घंटे रूम पर रुके, रूम पर रुकने के बाद फिर हम 3 बजे निकल गए वहाँ पे भाग दौड़, फिर पूरी रात भाग दौड़ करी। फिर 2-2 एग्जाम में बैठना, प्रेशर झेलना एग्जाम का। 24 तारीख
मैं तो पूरा रात निकले, फिर 25 में भी पूरा ही वो हुआ, भागदौड़ हुई, एग्जाम सेंटर पहुंचना, ये सब चीज़ें, वो जाके फिर 25 में दो एग्जाम देने, अपने आप में सर घूमने लगा, उल्टियाँ लगने लगी। लास्ट में तो बस मेरी ऐसी हालत हो गई कि मुझे मतलब इतनी उल्टियाँ लगी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ख़त्म होने जा रही, बिल्कुल मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मेरा मतलब पेट भी बुरी तरह से, स्वेलिंग, बिल्कुल हालत बिल्कुल मेरी बिल्कुल ख़राब, मेरे पैरों में स्वेलिंग, ये सब चीज़ें, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई बहुत बुरी तरीके से। और फिर ऊपर से बच्चे को मैनेज करना, ठीक है, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो 2 3 4 दिन तक तो मेरे पैरों की स्वेलिंग नहीं गई फ्रेंड, ऐसी हालत रही मेरी। और फिर सफ़र में पेट खराब, ये सब चीज़ें, थकान, मतलब 25 30 घंटे का सफ़र मान लो आप, 30 घंटे का सफ़र करना और फिर एग्जाम देना, ये मतलब अपने आप में आंसू आ जाते हैं खून के। ऐसा लगता है कि बस हमने एग्जाम, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब हमारे लिए गवर्नमेंट की साइड से क्या फैसिलिटी है, क्या है। अपने आप में मरना सा हो जाता है जी। क्या है कि हाँ एग्जाम दे के लाइफ तो सुधर जाए, लेकिन मुझे तो लगे मरना सा हो जाए है, क्योंकि टाइम पे हम पहुँच नहीं पाते। कई बार उन बच्चों के बारे में सोच के देखो आप, जो वहाँ पे मतलब पहुँच ही नहीं पाए। और मैं ये अपने बारे में बता रही हूँ, पता नहीं ऐसी हालत कितने बच्चों की होती होगी, कितनी जो हाउस वाइफ है उनकी हालत होती होगी जो मेरी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये मेरी अकेली की हालत ऐसी हुई है, ऐसे मतलब बहुत इंसान है। और ऐसे बॉयज़ गर्ल्स ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है जिसका एग्ज़ाम छूटा भी है, मतलब तैयारी भी कर ली पूरे साल, ठीक है, और फिर उसके बाद में एग्ज़ाम भी छूट गया। और कुछ तो वहाँ पहुँचने के बाद भी सेंटर के इर्द गिर्द जाके कोई जाम में फंस गया बेचारा, कोई बारिश में फंस गया बेचारा, ठीक है, एग्जाम नहीं दे पाए, किसी कोई गेट तक पहुंच गया तो गेट बंद हो गया। ऐसी स्थिति रही जा के साथ में। तो हर मतलब कहने को तो ये है ना कि 2 3 महीने का ये रहता है एग्जाम की प्रिपरेशन, तब तक स्ट्रगल है। स्ट्रगल तब तक नहीं, स्ट्रगल से पहले भी था, तब भी है, और आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा स्ट्रगल। ये नहीं कि स्ट्रगल कभी ख़त्म हो जाएगा। जाके घर में रहेंगे, घर का देखेंगे, घर का भी करो, बच्चे का भी करो, फिर पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय निकाल लो, फिर घर में लड़ाई झगड़े है हो रहे हैं उनको भी अपने आप में वो प्रेशर भी मैनेज करो। तो प्रेशर भी इतना है, स्ट्रगल भी इतना है, सब कुछ इतना है, और हर जगह तो हाहाकार हो रही। भाई एग्जाम देने के लिए जा रहा, कौन सा वहाँ से अच्छा सब कुछ हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है, बस छूट जा, मतलब ट्रेन टाइम पे नहीं आ रही है, एग्जाम तो छूटने की कगार पे रहते हैं। फिर जाके फिर उसके बाद में कहीं बारिश हो रही है, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है, कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं है। भाई छोटे बच्चे को लेके कहाँ कहाँ जा सकता है इंसान, आप सोच के देखो इस चीज़ के बारे में। छोटे बच्चों को लेके तो आदमी कहीं भी नहीं जा सकता, बस ये सोचे कि हो आ गया एग्जाम तो क्या ही करोगे एग्जाम दे के, कोई जरूरी थोड़ा ना मरना, थोड़ा ना फिर बच्चे को थोड़ा फांसी देनी, बड़ा आदमी नहीं झेल पाता 25 30 घंटे का सफर। तो छोटा बच्चे तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा जाके। तो फिर सोचे कि हटाओ इन एग्जाम को, क्या ही रखा है एग्जाम में जाके, जब कुछ चीज़ें हो ही नहीं पा रही है एडजस्ट। खुद तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा भी तो रहता है ना, फिर बताओ बच्चे के साथ में कैसी चीज़ें एडजस्ट कर पाए कोई इंसान। ठीक है, पहला तो ये है ऑब्स्टेकल की पढ़ाई लिखाई से मतलब इतना नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, जितनी मतलब चाहिए होती है। लेकिन फिर भी चलो भाई इंसान कोशिश कर रहा है, वो कहते हैं ना कि कोशिश इंसान को करती रहनी चाहिए, और मेहनत, कोई और ऑप्शन ही नहीं है पास में। वैसे तो अब आप देख लो कि ये तो मेरी छोटी सी जर्नी थी जो मैंने आपको बताई, 3 4 दिन की थी जर्नी ये जो मैंने आपको बताई। लेकिन इससे बड़े बड़े चैलेंज भी रहते हैं जाके, कि कम से कम ठीक है सर पे छत तो है, पंखा तो है, एटलीस्ट कुछ तो ऐसे इंसान भी रहते हैं ना इस दुनिया में जिसके ऊपर तो ना तो छत है ना पंखा है, ठीक है, और फिर भी उसे मेहनत करनी है, फिर भी चाहे उसको मजदूरी करनी है, कर तो रहा है ना वो, भाई पेट पालना है, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब बिना कुछ करे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रगल तो हर सबकी लाइफ में है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, चाहे फिर वो रिच फैमिली से हो, चाहे वो पुअर फैमिली से हो। बस ये है कि जो रिच फैमिली से रहते हैं उनका थोड़ा सा ही रहता है कि उनको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, बिकॉज मनी की कुछ प्रॉब्लम हो नहीं पाती, उनका आराम से इजीली चीज़ हो जाता है। तो गरीब आदमी पिसता है उस जगह, वो अपना मतलब अपना खून पसीने त्याग से वो उन चीज़ों को फेस करता है जितना वो पैसा दे के फेस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी जर्नी जो मैंने आपके सामने शेयर की है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स और मैं क्या ही बता दूँ फ्रेंड्स,
ये देखो फ्रेंड्स, मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम था जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन, ये देखो मेरे पास में डी बुकलेट थी, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन का लेवल मैं आपको दिखा दूँ। सॉरी, ये सी सेट है जनरल स्टडी 2 और ये जनरल स्टडी फर्स्ट है, ये देखो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो, पहली बात तो मैं आपको ना इसके पेज गिना रही कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, एक पेपर 24 पेज का और दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 और 24 यानी कि 48 पेज की 2 बुक लेके हैं। 48 का मतलब 24 वन साइड है, मतलब 2 साइड 24 नहीं रहेगी, मतलब पेज 24 है, तो इट मीन्स इस पे जो लिखा हुआ है वो 48 है, ठीक है। मतलब अगर ये पेज है तो इधर का भी है और इधर का भी है, ठीक है, तो 48 हो गया ना। और इसमें इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है, तो जैसे इसमें इंग्लिश मीडियम का भी है तो उसका आधा कर दो, फिर भी 24 बैठा जाके, तो 24 पेज को पढ़ना, ठीक है, पढ़ के उन्हें समझना और फिर उनके आंसर को सही लगाना, ठीक है, और 25-30 घंटे का सफ़र करना और पूरी रात नींद ना लेना, थकावट अलग से, उल्टियों की प्रॉब्लम अलग से जाके इस एग्ज़ाम को देना, उफ, मतलब हालत मरने वाली होती है दोस्तों, इतना आसान नहीं होता कुछ भी। और ये सेम, ये भी इतने ही पेज का है, ठीक है, और ये भी इतने पेज का है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो, ये देखो, इसमें ना मैं आपको वो दिखाऊंगी पैराग्राफ, कितने लेंथ है। मैंने जब इसमें देखे, जो इसमें पैराग्राफ थे, मतलब एक पैराग्राफ को पढ़ने में 6 मिनट लग रही थी, 5 मिनट लग रही थी, और फिर उनको समझ के उनका आंसर देना। जैसे कि इसमें ये देखो, आदमी भूगोल की, ज्योग्राफी की तो फिर भी समझ ले, लेकिन जो इकोनॉमी के होते हैं पैराग्राफ वो समझ में नहीं आते बिल्कुल भी, इतनी आसान से समझ में नहीं आते वो। ये देखो कैसे देख के, ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं हुआ जो निगमित पूंजीवाद के बिना आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ हो। यह अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में और ग्रामीण से शहरी और कृषि से उद्योग और सेवाओं में अंतरण को, जो कि समृद्धि के लिए अपरिहार्य है, सुकल बनाने में सहायता होता है। इससे रोजगार सृजित होते हैं तथा गैर सरकारी व्यवसाय में और अधिक समय लाए बिना देश की बेरोजगारी की चुनौती का सामना करने का और कोई रास्ता नहीं है। बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रचलन कर सकती है और देश और विदेश दोनों में प्रतियोगी क्षमता प्राप्त कर सकती है। एक जीवन निगम पूंजीवादी आधार राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करवाता है, जो आगे वंचितों के बेहतर कल्याण के लिए तथा अवसरों के रूप में अधिक एक समान धरातल प्रदान करने हेतु उपयोग किया जा सकता है। मतलब आप ही देख लो, और इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, ये देखो, ये देखो,
तो ये देखो, जैसे ये है ना, ये देखो, ध्यान से देखो थोड़ा सा ना, ये देखो। तो कहने का मतलब, तो एक मिनट, आपको सही नहीं दिख रहा होगा ना? हाँ, अब सही दिख रहा होगा आपको, ये देखो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ना इसमें लगभग 27 पैराग्राफ थे ऐसे इसमें। और रीजनिंग की क्वेश्चन मैं आपको क्या बता दूँ फ्रेंड्स, देखने में तो कुछ क्वेश्चन इजी लग रहे थे, देखने में कुछ क्वेश्चन इजी लग रहे थे, लेकिन उनके आंसर ही नहीं आने के लिए तैयार थे। ठीक है, ये देखो, मैंने पूरा पूरा ख़राब किया हुआ है अपना, ये देखो, ये देखो मैंने कितना ख़राब किया हुआ है ये अपना। ठीक है, और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी 56 में भी मैंने इतना करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी मैं आंसर पे नहीं पहुंच पाई इसके। ये देखो, ये देखो। ठीक है, ऐसी हालत हो जाती है एग्जाम में जाके अपने आप को सही, वो मतलब वो चीज़ें, वो चैलेंज ही है अपने आप में। ये देखो, मैंने वहीं का वहीं सोल्व करने की कोशिश की, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन था मेरा, इसमें 78, मैंने लगाया इसका आंसर 0। ठीक है, जो कि गलत हुआ। और मैं एक क्वेश्चन था इसमें 77, इसमें था P इक्वल ट्रिपल क्यू, P इक्वल ट्रिपल क्यू था ना जो, तो उसमें ये देखो, जो P इक्वल ट्रिपल क्यू था ना, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले ये देखो आप, अगर दिख रहा हो तो आपको, आई थिंक ये ऐसे दिखाई देगा। हाँ, ठीक है, आप देख लेना। ये देखो, P इक्वल ट्रिपल क्यू, ये क्वेश्चन था, इसमें मुझे इतना टाइम लग गया सोल्व करने में। इसमें बोला, मान लीजिए P इक्वल ट्रिपल क्यू कोई 3 अंकों की संख्या है, और P और 481 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या होगा, क्या है। ठीक है, इतना दिमाग लगाया, इतना दिमाग लगाया, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इसमें 3 अंकों की संख्या क्या रखूं। ठीक है, फिर मैंने इसमें सोचा, देखो, इसमें मैंने सोचा कि ये देखो, सबसे पहले मैंने इसमें सोचा कि अगर मैं एक एक ले लूँ, 3 अंकों की बन जाएगी संख्या। ठीक है, क्योंकि सेम दे रखा है इन्होंने, इसमें डिफरेंट नहीं दे रखा। अगर हम 3 अंकों की संख्या लें तो सेम होनी चाहिए। अगर हम या तो 111 ले रहे हैं, या 222 ले रहे हैं, या 333 ले रहे हैं, 444, क्योंकि मैंने ये चीज़ यहाँ से पकड़ी, ये सेम है, तो इट मीन्स ये सेम ही होनी चाहिए जो भी हम संख्या लेंगे। चलो, मैंने 111 ली, 333 ली, 444 ली। फिर मैंने क्या देखा, इन दोनों संख्याओं का मैंने डिफरेंट निकाला 481 का, और इनका डिफरेंस कर करके निकाला, लेकिन मैं आंसर पे पहुंच ही नहीं पाई। चलो, फिर पहुंच पाई मैं लास्ट में जाके 13 पे। मैंने सोचा कि इसका आंसर 13 इसलिए होगा क्योंकि मैंने इनका दोनों को निकाला, LCM निकाला, मैंने HCF निकाला, दोनों संख्याओं का अलग अलग रख के, 111, 333, 444, इनको अलग अलग रख के देखा। फिर मैंने 481 को अलग अलग रख के देखा, तो मेरा आंसर आया इसमें 13। फिर मैंने सोचा, मगर ये पूरा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है ये, जितना एक सेकंड फ्रेंड्स में डिस्टर्ब। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मतलब मेरा ये वाला क्वेश्चन था ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं इसको निकाल पाऊंगी। फिर मैंने क्या किया, सबसे बड़ा तो ये है कि आंसर तक तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें 2 घंटे में टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा, कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग भी सोल्व करनी पड़ेगी, मैथ भी सोल्व करना पड़ेगा, और उनका आंसर भी सही लाना पड़ेगा 2 घंटे में। 1 घंटे में तो कम से कम पैराग्राफ ही सोल्व होते जाके,
और जो बाकी बची 45 मिनट, क्योंकि उसमें जो वो आती है प्रेजेंटेशन वाली, वो फिल करना होता है, आपको अपना रोल नंबर भी भरना होता है, तो उसमें मतलब 10-15 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं, क्वेश्चन को देखने में ही निकल जाती है 15 मिनट। तो बची 45 मिनट। 45 मिनट में मैथ और रीजनिंग, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है मैथ और रीजनिंग का कि दिमाग को बिल्कुल हिला देता है, समझ में ही नहीं आता। देखने में क्वेश्चन सिंपल, आंसर ही ना आ रहा, आंसर ही ना आ रहा, क्योंकि खुद पता लग जाता है कि क्वेश्चन का अगर आंसर आ रहा है ना, तो हमें खुद पता लग जाएगा कि हमारा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन गलत आ रहा है, हम सोल्व तो कर रहे हैं, क्वेश्चन मतलब आंसर गलत आ रहा है, हमें मिल ही नहीं रहा, फिर दिमाग और खराब हो जाता है जाके, ये इतनी देर सोल्व करे जब भी आंसर ही ना, मतलब दिमाग में वही क्वेश्चन चलता रहेगा, वही चलता रहेगा कि ये देखने में इतना सिंपल, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जैसे 77 क्वेश्चन मैंने किया है इस कंप्लीट का, इसमें मैंने 111 लिया, 333 लिया, 444 लिया, 123 भी लिया इसमें मैंने। ठीक है, और 123 और 481 का मैंने फिर डिफरेंस भी निकाल के देखा, तो मेरा मतलब 91 बचा। मैंने सोचा 1391, तो लगभग ये हो सकता है। फिर मैं इसमें बात नहीं बनी, मैं सेटिस्फैक्शन नहीं थी इस आंसर से, फिर भी मैंने इसमें दिमाग लगाना शुरू कर दिया। तो मुझे फिर जाके मैंने 111 छोड़ दी, 333 छोड़ दी, फिर मैंने ली 444 इसलिए ली क्योंकि सेम संख्या में लेनी थी। ठीक है, तो जैसे हमने सेम संख्या में ली, तो इसमें हमने सेम संख्या हमने ली 444, और हमारे पास थी जो एस पूछ रहा था 481 का। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाता है। 444 ली, क्योंकि सोचना तो पड़ता है ना कि क्या संख्या ले, अब आगे तो रखा नहीं है जाके, ठीक है, आगे तो रखा नहीं है, तो सोचना तो पड़ता ही है ना कि क्या संख्या ले और क्या ना ले। तो मैंने इसमें ली, गर्मी कितनी हो रही है, पंखा इसलिए नहीं चला पा रही हूँ क्योंकि फिर आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा माइक खराब हो रहा है, थोड़ी सी आवाज़ तो आ रही होगी आपको, चलो कोई नहीं। तो जैसे ही आप ऐसे सुन लेना, ऐसे ही उसमें देख लेना। तो P इक्वल ट्रिपल क्या हुए है, इसमें से हमें कोई संख्या ऐसी लेनी जिसका अंक सेम हो। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 नहीं होनी चाहिए, 4 3 5 नहीं होनी चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अगर हम 4 वाले ले तो 444 होनी चाहिए, 5 वाले ले तो 555 होनी चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए इन्होंने, क्योंकि इसमें ही दे रखा है, वो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। तो मैंने जैसे इसमें ये ली, तो इसमें लेने के बाद फिर मेरा दिमाग ने काम किया 444 लो, इधर से है 481। तो अब मैंने इनका दोनों का डिफरेंस निकाल के देखा, दोनों का 444 का और 481 का, तो मेरा 37 आ गया। ठीक है, तो फिर मैंने तुरंत इसमें 37 लगाया, गलत हो गया था क्वेश्चन, मैंने 13 लगा देते स्टार्टिंग में, फिर मैंने इसमें दोबारा फिर 37 लगाया, निकाल के देखो आप, इसमें देखो, ये देखो कितनी लंबी चौड़ी इसमें मैंने कैलकुलेशन की हुई है, और ये एग्जाम हॉल में की हुई है मैंने बैठ के। अब आप देख लो कि टाइम मैनेज करना, ये सब चीज़ें मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है फ्रेंड्स। अभी 1 सेकंड और रुको, बोल के मैं 1 मिनट में अभी आ जाऊँ। रुको फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, ये देखो आप, मतलब इतना आसान नहीं है ये पेपर जितना में लग रहा है। 24 दूनी 48, और इसमें से अगर इंग्लिश मीडियम का निकालते तो 24 पेज तो पूरे है, ठीक है। और 24 पेज को पढ़ना, अगर हम 24 पेज को पढ़ रहे हैं ना तो आधा घंटा में पढ़ने में चला जाता है, समझना तो बहुत दूर की बात है। और क्वेश्चन को पढ़ के समझना और उसको सही आंसर देना, ये अपने आप में चैलेंज होता है। क्योंकि चलो एक बार पढ़ भी लो क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ने से फायदा नहीं है, एक बार पढ़ गया तो समझ में आएगा नहीं, कम से कम 2 फेरी क्वेश्चन पढ़ा जाएगा तब जाके समझ में आएगा। 2 फिर तो पढ़ा ही जाएगा, क्योंकि 3 फेरी इसलिए पढ़ेंगे कि फिर हमारा 1 घंटा तो पढ़ने में निकल जाएगा। तो फिर हम सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व भी अगर हमने कर दिया, वो 5-7 मिनट लग भी गई क्वेश्चन में, फिर हमें वो भरना भी पड़ेगा, फिल भी करना पड़ेगा। तो वो अपने आप में मतलब चैलेंजिंग है, ऐसा नहीं है जाके। और अगर मैं आपको यहाँ पे ना एक ही क्वेश्चन बताऊंगी तो मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाएगी। और तो मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि भाई साहब इतना आसान नहीं है कुछ भी। मुझे देख देख के चक्कर आ गए थे, मैं क्या बताऊँ। चलो मुझे तो इसलिए मतलब मैंने अपने पेशेंस बना के रखा, क्योंकि मेरा ये मैंने 3 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, मेरे 3 बार का अटेम्प्ट था। और इस बार का तो मतलब मुझे ये लग रहा था, पिछली बार मैंने थोड़ा लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर ली थी, 6-7 महीने मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। इस बार मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बच्चा भी संभालना था, ठीक है, और घर का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपको पता है, फैमिली के सारे काम भी रहती है। तो ये इतना चैलेंज रह जाता है। फिर ऊपर से मतलब और प्रॉब्लम रहती है, तो है नहीं कि मतलब घर है तो उसमें मतलब वो बिल्कुल सही रहेगा, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कुछ भी टेंशन नहीं होगी। अगर लड़ाई झगड़ा ना हो, टेंशन हो, फिर तो टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की, ये तो पहले होता है काम, ठीक है। तो वो सब चीज़ें रखना अपने आप में, मतलब मुझे क्या बता दूँ मैं आप लोगों को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को बताऊँ तो क्या बताऊँ मैं जाके। एक क्वेश्चन ने ना जिसने मतलब मेरे दिमाग में तो घर कर दिया है। क्वेश्चन तो बहुत सारे थे इसमें जिन्होंने मेरे दिमाग में पूरा घर किया, ठीक है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मतलब देखने में तो बिल्कुल सिंपल, लेकिन उनका आंसर ही आने का नाम ही नहीं ले रहा है बिल्कुल भी जाके। तो जैसे ही क्वेश्चन में आप क्वेश्चन था, ये देखो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में अब मैंने इसका सोल्यूशन नहीं देखा और अब तक भी मुझे समझ में नहीं आया, मेरे दिमाग में टकराता है क्वेश्चन। देखो देखने में कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है यार, ये उल्टा दिख रहा है क्या शायद, अब गुल्डे दिख रहे हैं। चलो मैं ऐसे पढ़ के बता देती हूँ आपको ना। देखो यदि NO को 210 के रूप में कूटबंद किया गया है, NOT को 4200 के रूप में कूटबंद किया गया है, और NOTE को 21,000 के रूप में कूटबंद किया गया है, तो NOTES को किस रूप में कूटबंद किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने इस हिसाब से ये सोचा कि NO बराबर 210 लिख रहा है, NOT बराबर 4200 लिख रहा है, NOTE बराबर 2100 लिख रहा है ये, ठीक है। हाँ 2000 लिख रहा है, 21,000 21,000 लिख रहा है। तो NOTES को क्या लिखेगा, मतलब देखने में तो सिंपल ही है, ठीक है। और मैंने मतलब काफ़ी टाइम भी लगाया इसमें, फिर भी मैं 42,000 पहुँची निष्कर्ष पे, सोचा काफ़ी, लेकिन मेरा आंसर गलत ही हो गया है फिर भी जाकर। अगर मैंने देखा तो मतलब देखने में सिंपल है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल ये वाला मैंने क्वेश्चन किया, ये मैंने कर दिया था, इसका आंसर मेरा आया था 71,813। मतलब मैं पूरा लिखती हूँ बना के, इनके कोड वगैरह देती हूँ पहले तो फिर मेरा इसमें ये आया जाके क्वेश्चन में जाके। तो दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे, कुछ क्वेश्चन सही भी हुए, कुछ गलत भी हुए, कुछ तो समझ में नहीं आए क्या पूछ रहा है क्या नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात है ना कि टाइम 2 घंटे में ना इंसान क्या क्या कर ले, 2 घंटे में इंसान पेपर को समझे, इतना लेंथी पेपर आ रहा है या इसका सोल्यूशन निकाल ले, क्या क्या करे 2 घंटे में, ये चीज़ समझ में नहीं आती है 2 घंटे में जा के। और मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, CCET का भी और जनरल स्टडी का भी,
क्योंकि जो आदमी पूरी पूरी साल पढ़ रहा है, 2 2 साल पढ़ रहा है, उसको समझने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ना। चलो एक इंसान तो ऐसा है, उसने पढ़ा नहीं, उसे केवल ये पता, उसे जाके ये पता कि हाँ हमें केवल तुक्के फिट करने वहाँ पे जाके, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। जा ABCD, ठीक है, कौन कौन सा लगा रखा, वो तो अपना मैजिक ट्रिक लगाएगा जाकर वहाँ पे। लेकिन भाई जिसने पूरे साल पढ़ लिया पेपर, मतलब पूरे साल प्रिपरेशन कर ली, तो वो कुछ तो सोचेगा वहाँ जाके, सोचना तो पड़ेगा ही। अगर वहाँ सोचेगा नहीं जाके, तो फिर तो उसकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। और मैं ये कहना चाह रही हूँ, सोचने में टाइम लगता है भाई, लगता है। बिना सोचे एग्जाम हो ही नहीं सकता क्लियर, ठीक है। अगर हम ये सोच ले कि बिना सोचे एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है अपने आप में जाके, ठीक है। तो सोचना तो पड़ता है, और सोचने के लिए चाहिए टाइम, और इसमें टाइम है ही नहीं एग्जाम में। मतलब 25 पेज का पेपर है ये, ठीक है, और केवल 2 घंटे का समय है, ठीक है। ये देख लो, ये आधे चैलेंज तो यहीं पेश करवा लेता है UPSC, स्टार्टिंग से लगा कर लास्ट तक का इसमें स्ट्रगल ही है, ऑब्स्टेकल ही है बीच बीच में। कहीं भी ये नहीं है कि कहीं भी इंसान ईजिली हो रहा है या कुछ हो रहा है जाके, कुछ ऐसा है ही नहीं जाके। ये देखो, मैं भी आपको दिखाऊंगी इसमें कुछ। हाँ देखो, क्वेश्चन था ये बुकलेट B का क्वेश्चन नंबर 80। इसमें पूछ रहा है, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्कस करने का है क्वेश्चन। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है, या नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत करने के विषय में आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण की स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना। मतलब अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, देखो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर rooftop panels in the residential sector. Second, the Ministry of New and Renewable Energy aims to import training on installation, operation, maintenance and repair of solar rooftop system at grassroots level. Third, it aims to create more than 3 lakhs skilled manpower through fresh skilling and upskilling under the scheme component of capacity building. तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये जो इन्होंने क्वेश्चन दिया, ठीक है, UPSC हाल ही में फिलहाल क्या चल रहा है, ये जो आपने देखा भी होगा, सोलर अरे जो बोलते हैं इसको, सोलर प्लांट चलता है, इसमें डायरेक्ट वो लगती है, अरे पैनल ये लगता है, जो प्लेट लगते हैं, सोलर प्लेट लगते हैं घरों में, ठीक है, उसको लेके बात कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो इनका जो लक्ष्य है 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगवाना, 1 करोड़ घरों की छतों पर, ठीक है। अब आप देख लो, वे 1 करोड़ घर कौन से होंगे, आप सोचो कि वे 1 करोड़ घर कौन से हो सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो आधे लोग ऐसे हैं जिनके पास में छत ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो तो कितनी गरीबी वो झेल रहे, जिनके पास में घर ही नहीं है, तो प्लेट कहाँ पे लगवाओगे, पन्ने पे तो प्लेट लगेगी नहीं, ठीक है। या फिर उस पर लग जाएगी, जो उसकी छत बना रखी है घास फूस की लकड़ी की, उस पर लगा लोगे। टीन वगैरह पे
देखो अगर टीन वगैरह पे लगती, यही स्थिति है, यही हकीकत है। हम हकीकत से भाग नहीं सकते, दूर नहीं हो सकते। अगर हम अभी अपने स्लम एरिया में जाकर देखें ना, तो इतनी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ भाई, ठीक है गवर्नमेंट ने ये रखा है, टारगेट है कि 1 करोड़ घरों की छतों पे हम सौर पैनल लगाएंगे, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनका जो भी मतलब नवीनीकरण ऊर्जा होगी, उनका लक्ष्य जो होगा सौर पैनल लगाने हैं, फिर उनका प्रचलन, अनुरक्षण और मरम्मत करने के विषय के आधार पर भी प्रशिक्षण उनको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जो लगाएंगे ना, और जो वहाँ पे कर्मचारी होगी, लेबर होगी, उनको थोड़ा प्रशिक्षण देना उसके आधार पे। या फिर इसका जो लक्ष्य होगा, क्षमता निर्माण की स्कीम के घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजन करना, ठीक है। 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना। तो पहला तो पॉइंट मेरा तो ये है, देखो ये तो जो है ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये तो है जो सोलर प्लेट का है। भाई हर जगह तो यार पैसा ले रहे हैं, ठीक है, नंबर 2 का पैसा ले रहे हैं, इतना करप्शन बढ़ रहा है हर जगह, ठीक है। तो गरीब आदमी सोलर प्लान मतलब वो प्लेट लगवाए या उनको दे पैसा, ये बताओ आप। अभी बिजली विभाग में चले जाओ कि तुम्हारे कर दें, नहीं तो इतना पैसा जमा करो, ठीक है। पुलिस विभाग में चले जाओ, वहाँ पे पैसा, ठीक है, कि तुम्हारी एप्लीकेशन नहीं देंगे, आगे कार्रवाई नहीं होगी आगे। अभी मैं आपको ना एक वीडियो में और शेयर करूँगी कुछ चीज़ें जाके। अभी तो मैं केवल ये आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, मैं उसमें आपको एक हकीकत से रूबरू कराऊँगी मैं, क्या सिस्टम है, क्या हमारी मतलब इन चीज़ों को लेके इन पे बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहली बात तो छत होनी चाहिए, छत जो कि नहीं है स्लम एरिया में आज भी स्थिति है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ने 1 करोड़ घरों का टारगेट रखा है ना, तो उसमें से ना जिनके पास में छत है ठीक ठाक सर पे, उनको भी पैसा देना पड़ेगा भैया, बिना पैसे के नहीं होगा। इन्होंने कहा कि मुफ्त देंगे, ये फ्री में देंगे, ठीक है। लेकिन फ्री में कैसे दे देंगे? सरकारें तो कह रही है, घोषणा तो कर रही है, पैसा सरकार थोड़ा ना लेती है, पैसा तो कर्मचारी लेते हैं। उनको पालना अपना पेड़, अपने भी बच्चे, उनको थोड़ा ना, सरकार को थोड़ा ना पालने हैं भाई, कर्मचारियों को पालना है। पैसा चाहिए कर्मचारियों को, सरकार को नहीं चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को सोचो आप। एक क्वेश्चन मैंने मोड़ देखा था, देखो मैं इसी तरीके के क्वेश्चन है वो दिखाऊंगी आपको। दीदी आ गए क्या? आ जाओ। ये देखो इसमें ना एक क्वेश्चन ये था कि गांधी विख्यात राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, कब दिया गया है? राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, कब दिया गया? इसमें जिसका आंसर था दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करते समय, ठीक है, करने समय। ये देखो आप इसको अगर दिख रहा होगा तो मुझे लग रहा है कि शायद उल्टा चमक रहा है थोड़ा, जाके ये सही हुआ आंसर, क्योंकि मैंने सोचा इसमें कि
राजद्रोह हो रहा है ना, राजद्रोह मतलब जो राजपाट है इंडिया में, इंडिया का, उसका द्रोह हो रहा है, ठीक है। और मेरा धर्म हो गया, अब वो मेरा धर्म हो गया, हिंसा वगैरह जो भी है ही। तो इसमें ना सबसे ज़्यादा इन्होंने जो किया था, डांडी में नमक कानून के टाइम में किया था। हाँ क्या आवाज में आ रहे अभी, रुको। तो फ्रेंड्स ये देखो मोहनजोदड़ो, एक मिनट फ्रेंड्स अभी आ रही है। क्या हो रहा, क्या हो गया, इसमें बंद हो गया, ये बंद हो गया, नहीं बंद हो गया। और फ्रेंड्स ये देखो आप ना, इसमें ऐसे ये देखो इधर से ना, इधर से थोड़ा ये देखो, इसमें मतलब काफ़ी क्वेश्चन देखने हैं, जैसे कि किसी एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है उसका जो विरोध करते रहे, और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया, ठीक है। तो इसमें पूछा इन्होंने पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रख्यापना, इसमें इस काम से पूछा है इन्होंने इसमें। तो जो पूना समझौता था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, और उसमें ही इन्होंने ये बात भी बोली थी कि जो अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी का जो सतत विरोध कर रहे हैं, उनमें सभी क्षेत्रों में से उनके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, ठीक है। तो हरिजनों का इसमें उत्थान की बात की गई थी। और ये था क्वेश्चन, ये देखो उन्होंने कैसा क्वेश्चन दिया है कि पपीता, अनानास और अमरूद उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में से पुर्तगालियों को द्वारा भारत में लाए गए, ठीक है। तो अब इसमें देखो कितने लाए गए होंगे, पुर्तगालियों द्वारा कितने लाए होंगे, इसमें लाए। तो इसमें तो वैसे तो आंसर सभी तीन ही है, सभी तीन है, लेकिन मैंने इसमें एक लगाया था, ये मेरा गलत हो गया आंसर, ठीक है। बाकी और भी सारे अधिक अधिक टाइम जोन वगैरह को लेके दे रखा है, काफ़ी चीज़ों को लेके दे रखा है। तो ये था फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको करेंगे बाद में आपसे डिस्कस, पहले थोड़ी सी आपसे बातें करनी है। तो फ्रेंड्स ये तो मेरी एग्ज़ाम की जर्नी थी, ठीक है। और इससे पहले जो मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है वो मैंने आपके सामने शेयर नहीं की है। हालांकि मेरी जो अलमारी है वो पूरी भरी हुई रखी है बुक्स की, ठीक है। तो मैं देखती हूँ, अभी मैं उनको दोबारा से फिर सबको पढ़ूँगी, टोटल जितनी भी मेरी नोट्स वगैरह सब बने हुए हैं, सब चीज़ें वो मैं दोबारा से फिर उनको रीड करूँगी, स्टडी करूँगी, इनको याद करूँगी सारे को, और फिर दोबारा से मैं फिर PCS में बैठूँगी, ठीक है। फ्रेंड्स मेरा ये था ना कि पढ़ाई वढ़ाई की हुई है, लेकिन क्या करें, जब इंसान सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो फिर पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या हुआ है। B फार्मा, M फार्मा, BTC वगैरह की हुई है, मतलब बहुत चीज़ें की हुई है, लेकिन फ़ायदा क्या है जब इंसान सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो फिर इंसान को अपनी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। दूसरा, इंसान अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ठीक है। अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है तो इसलिए फिर इंसान गवर्नमेंट के साइड में भागता है, और गवर्नमेंट को लेके भी मतलब ये है ना फिर कि थोड़ा घर में माहौल ठीक होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, बिना सपोर्ट के तो पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें।
जब तक हमारे पास में किसी का सपोर्ट नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब हिम्मत तो चलो खुद की है, हिम्मत इंसान कर रहा है, लेकिन सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना सपोर्ट के तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है जाके, अगर हमारे पास में सपोर्ट नहीं है, ठीक है। एक पॉजिटिव एनर्जी मतलब एनवायरनमेंट नहीं है, सपोर्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरा तो ये था कि चैलेंज है इस एग्ज़ाम में लेके। और मैं आपसे एक चीज़ और भी बता दूँ, मेरा जो इसमें हुआ था, जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी प्राइमरी टीचर की, उसमें मैं जॉब भी करती थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी उस टाइम, ठीक है। और मेरा उसमें यूपी टेट भी मुझे क्लियर करना था, फिर सुपर टेट भी करना था। मतलब एक प्रेशर था कि पहले यूपी टेट भी होगा, फिर पता नहीं यूपी टेट होगा नहीं होगा दिमाग में। तो फिर कुल मिला के ये है कि तैयारी करी तो यूपी टेट हो गया, सी टेट भी हो गया, और सुपर टेट में हम 1 नंबर से भी मतलब रह गए थे, 1 नंबर से 89 नंबर आए थे हमारे उसमें, ठीक है। तो उस टाइम भी बस टेंशन हुई बहुत ज़्यादा। फिर 2020 में शादी हो गई, तो बस फिर आगे का माहौल भी थोड़ा ऐसा ही मिला मुझे, माहौल मेरा ठीक नहीं है घर का, और ये सब चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती है, और अब तक भी मुझे फेस करनी पड़ती है। मतलब पहले भी फेस करनी पड़ी थी और अब भी फेस करनी पड़ रही है। तो उसमें हम 1 नंबर से रह गए थे फाइनल में, 89 नंबर आए थे, 90 में कट ऑफ गया था, 90 नंबर पे SC OBC। तो तब भी काफ़ी मतलब दुखदायक स्थिति थी, और आज भी आप देख रहे होगे ऐसी ही ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही चल रहा है, टाइम ऐसे बीत रहा है जाके, कि जो कुछ समझ में नहीं आता जाके, इंसान जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे जाके। टाइम अपनी 100 की स्पीड से जा रहा है भागा, ठीक है। कोई कुछ करे ना करे, टाइम जा रहा है भागा। और अब देखो चीज़ें समझ में नहीं आती कि माँ बाप है, माँ बाप हमेशा नहीं बैठे हैं किसी के भी, ठीक है। सोचे इंसान कि इनके रहते रहते कर ले कुछ हासिल, फिर कम से कम अपने कामयाबी की जो खुशी है वो हम देंगे किसको, अपने पेरेंट्स को तो देंगे ना। और फिर टाइम बीतता जा रहा है, जैसे हमारी एज कम होती जा रही है, ऐसे ही उन लोगों की भी एज कम होती जा रही है। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा समय देख लो, इसमें भी सफ़र तो है ही, खैर सफ़र भी लंबा है और मंजिल भी लंबी है, जाके इतना आसान तो नहीं है कुछ सर्वाइव करना। आपने देखा भी होगा, मैंने थोड़ी सी जर्नी बताई आपको, मतलब मेरे पैर ऐसे सूज गए थे बिल्कुल, मैं आप लोगों को क्या बता दूँ। और अब तक भी मेरे पैर सूजे हुए हैं फ्रेंड्स, अब तक भी मैं ठीक नहीं हुई हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने जर्नी शेयर करूँ, बिकॉज मेरे पापा मतलब मुझे एक बोल लेते कि जब मैंने बोल दिया था कि मेरा एग्ज़ाम ही हो नहीं पाएगा, कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि इतने घंटे का सफ़र है, कैसे हो पाएगा फिर चीज़ों को लेके। तो वो कह रहे थे कि ये थोड़ा सा एग्ज़ाम मतलब इजी पड़ता है कंपेयर टू UPCS के, और मतलब मेरा थोड़ा इसी चीज़ में रुचि है, इंटरेस्ट है। हालांकि मेरे पास में टीचर का ऑप्शन भी है, पर ये है ना कि इंसान कब तक पढ़े यार, बच्चे भी है, फिर फैमिली भी है, फिर ये ताने वो ताने, ये बकवास वो चीज़ चिक चिक रहती है। मतलब हर टाइम टेंशन, दिमाग ख़राब हो जाता है टेंशन में ना। तो कहाँ क्या क्या सोचे इंसान, बताओ क्या क्या सोचे, क्या क्या करेगा आज आगे लाइफ में। मतलब मरते ही रह रहे, पिसते ही रह रहे, बस यही टारगेट हो जाएगा जीवन का कि बस दौड़ते रहो जा जाके। और अगर घर में है तो घर में भी चैन नहीं है, अब इसकी लड़ाई, अब इसका झगड़ा, अब इसका ये, अब उसका वो, बस इन चीज़ों में घर में पिसो, बाहर भी पिसो, हर जगह इंसान पिसता ही है, बस यही उसका मतलब जैसे कि क्रम बन गया है जाके। तो कंक्लूजन तो यही है, बस क्या निकाले कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स बस यही है कि इंसान को बस थोड़ा एफर्ट करता रहना चाहिए, और क्या बोलूँ मैं, क्योंकि बिकॉज मेरे हाथ में से भी जॉब निकल चुकी, 1 नंबर से मैं रह गई थी। काश अगर मैं उस टाइम थोड़ा सा और मेहनत कर लेती तो मेरा यूपी टीचर में हो जाता, लेकिन नहीं, किस्मत में तो शायद नहीं था, बस यही बोल सकते हैं, अपने आप को यही सेटिस्फाई कर सकते हैं कि किस्मत में नहीं था तो इसलिए हो गया। फिर मेरा थोड़ा सा इन चीज़ों की साइड में दिमाग था कि चलो मैं थोड़ा सा UPCS या UPSC की साइड में रुझान था, क्योंकि बचपन से बहुत चीज़ें स्ट्रगल देखी है, ये सब चीज़ें सामने, और अब भी ऐसी
चीज़ें दिखती भी है जाके। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस पे थोड़ा सा फोकस देख लूँ करके। हालांकि फ़ोकस तो इतना आसानी से हो नहीं पाता, बिकॉज़ बच्चा है, फैमिली है, फिर ये चिक रहती है घर में, हम हर टाइम प्रेशर रहता है दिमाग में बस। पर ये क्या ही करूँ इन चीज़ों को के बारे में सोच के, नेगेटिविटी के बारे में सोच के, तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ भी जाके। तो फ्रेंड्स, मेरी तो ये जर्नी थी। बिकॉज़ आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना फ्रेंड्स। लास्ट में 2 लाइन आपके लिए। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता में खुद बनाना है फ्रेंड। जय हिंद, थैंक यू।